स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार वार्षिक आकलन प्रैक्टिस प्रश्न पत्र 2024-25 एजू डिपार्ट द्वारा निर्मित कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का ये सैंपल प्रश्न पत्र का मॉडल आंसर हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। शुरू से आखिरी तक आप इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत सारा हिंट मिलेगा कि क्या आने वाला है बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र पर। यहाँ पर देखते हैं कि पहला ही प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प पर चुनकर लिखना है। प्रोटोजोआ से होने वाले संक्रामक रोग हैं। यहाँ पर है ऑप्शन में पेचिस है, मलेरिया है, डायरिया है। और आपको पता होगा ये तीनों बीमारी प्रोटोजोआ से होने वाला संक्रामक रोग है, इसलिए द ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। तारामंडल नहीं है, उर्सा मेजर तारामंडल है, उर्सा माइनर भी तारामंडल है, ओरायन भी है, लेकिन हेली हेली धूमकेतु का नाम है, ये तारामंडल नहीं है, इसलिए द हो जाएगा हेली। मनुष्य की श्रव्य सीमा होती है 0 से 20 हर्ट्ज, नहीं। 20 से 2000 हर्ट्ज, ये भी नहीं। 0 से 20,000, ये भी नहीं। 20 से 20,000 हर्ट्ज, बिल्कुल सही, ये द ऑप्शन ये सही होगा। निम्नांकित में से विद्युत का सुचालक नहीं है। अशुद्ध जल, नींबू का रस, नमक का विलयन और है नल का जल। देखिए सुचालक नहीं है की बात आ रही है, तो यहाँ पर अशुद्ध जल तो क्या होता है, शुद्ध होता है, और आयनों की कमी के कारण विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं होता, इसलिए अ ऑप्शन होगा अशुद्ध जल। धातुओं का गुण नहीं है, धातुओं का गुण नहीं है मतलब क्या है, धातु कठोर होते हैं, जी हाँ। चमकदार होते हैं, जी हाँ। सुचालक होते हैं, अब किस सुचालक की बात हो रही है, बाकी हम देखें तो हो सकता है उष्मा की सुचालक या विद्युत का सुचालक, दोनों में से हो, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से है कि धातु भंगुर नहीं, मतलब धातुओं का गुण ये नहीं है भंगुर होना। ठीक है, तो द ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है सौर सेल के ऊर्जा परिवर्तक बने होते हैं, किसके बने होते हैं, एल्युमिनियम से ना, कार्बन से ये भी नहीं, प्लास्टिक से ये भी नहीं, द ऑप्शन होगा सिलिकॉन से बने होते हैं। 60 कार्बन परमाणु वाला कार्बन का अपर रूप है, क्या है, चारकोल है, नहीं। फुलरिन, जी हाँ। ग्रेफाइट और हीरा, ये भी नहीं है। फिर आगे हम देखें, किशोरों को संतुलित भोजन लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। अब देखिए ये तो कारण नहीं है। फिर शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जी हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। किशोरों को भूख अधिक लगती है, किशोर में स्वाद कलिकाएँ भांति भांति विकसित होती हैं, भली भांति विकसित होती हैं, तो ये सब कारण नहीं है। फिर आगे हम देखें, संकरण तकनीक है। संकरण तकनीक मतलब होता है कृत्रिम निषेचन द्वारा वांछित गुणों वाले बीज प्राप्त करना। फिर आगे है प्रश्न में, यहाँ कृत्रिम रेशम है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, रेयान है या फिर एक्रिलिक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेयान, कृत्रिम रेशम है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ऑप्शन में है ऑक्सीजन है, जिंक व निकिल, जीवाश्म, सौर, विद्युत केंद्रक। देखिए जर्मन सिल्वर का मुख्य घटक है, जर्मन सिल्वर जो आप जानते हैं वो क्या है, जिंक व निकिल इसके मुख्य घटक होते हैं। फिर आगे जो प्रश्न है कि कौन सा गैस पदार्थों के जलने में सहायक है, तो जी हाँ ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक कहलाता है। फिर सौर सेल में क्या कहना चाहिए, सौर सेल में सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ये विद्युत में रूपांतरित होती है। फिर आगे हम देखें, घरों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है, मतलब कोयला की बात हो गई या प्राकृतिक गैस की बात हो गई, है ना, एलपीजी गैस, इसका उपयोग किया जाता है। फिर आगे हम देखें, लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। क्यों लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को, देखिए मंगल की सतह पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है जो कि लाल रंग की दिखाई देती है ना। फिर आगे हम देखें, प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं, प्रकाश का अपवर्तन वह प्रक्रिया है जब
प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही जाती है तो अपने पथ से वो मुड़ जाती है। ठीक है, अपने पथ से वो मुड़ जाती है। ये हो गया कारण। असल में यह माध्यमों के बीच जो प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण होता है। फिर आगे है आसुत जल विद्युत का कुचालक है। क्यों? क्योंकि इनमें आयन्स नहीं होते, है ना। मतलब विद्युत के चालन के लिए आयन की उपस्थिति बहुत जरूरी है। ठीक है, विद्युत के संचालन के लिए जल में मुक्त आयन की आवश्यकता होती है, जो आसुत जल में बिल्कुल ही मौजूद नहीं होते। फिर आगे है कंबाइन यंत्र के कार्य क्या हैं। तो कंबाइन फसल काटता है, दाना निकालता है और भूसा भी अलग करने का कार्य करता है। तो एक प्रकार से देखें तो कृषि में उपयोग होने वाला ये बहुउद्देशीय मशीन कहलाता है। फिर आगे हमारा प्रश्न है रक्त अल्पता क्या है। रक्त अल्पता है, जिसको अंग्रेजी में कहें तो एनीमिया कहते हैं, एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं, है ना, या कहें हम हीमोग्लोबिन की बात करें, उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस कारण से हमारे शरीर में जो ऊतकों तक जो पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, हीमोग्लोबिन ही पहुंचाने का काम करती है। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है ना। फिर आगे हम देखें वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है। 21% है। अगला जैसा कि प्रश्न है नाइट्रोजन गैस के प्रमुख उपयोग लिखिए। तो नाइट्रोजन गैस के प्रमुख उपयोग में खाद बनाने, पैकेजिंग में और खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने में, मतलब कुरकुरे वगैरह का जो आप पैकेट देखते हैं तो उसके अंदर में नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं ना। निष्क्रिय वातावरण बनाने में, देखिए नाइट्रोजन पौधों के लिए तो एकदम आवश्यक है और कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया नाइट्रोजन गैस के प्रमुख उपयोग। आगे जो प्रश्न है 9वां प्रश्न, भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर आपको बताना है। तो पहला है धातु। धातु चमकदार होते हैं, कठोर होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, मतलब हथौड़ा से पीट पीट कर इनको चपटा किया जा सकता है और तार खींचा जा सकता है, तन्यता का भी इसमें गुण होता है। लेकिन अधातु की बात यदि किया जाए तो चमकदार नहीं होते, भंगुर होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होते। तो यह अंतर उनकी परमाणुओं की संरचना और बंधन के कारण से होता है। ठीक है, फिर आगे हम देखें कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण कक्ष, जैसा कि ऊपर में भी आप लोगों को खाली स्थान में देखने को मिला था, तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है केंद्रक। क्यों? केंद्रक में डीएनए होता है ना, तो डीएनए क्या करता है कि कोशिकाओं की गतिविधियों और आनुवांशिक जानकारी को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे जो प्रश्न है क्यों स्नेहक पदार्थों के उपयोग से घर्षण को शून्य किया जा सकता है। स्नेहक पदार्थों के उपयोग से घर्षण को तो कम किया जा सकता है ना, शून्य नहीं किया जा सकता। ये जो शून्य वाली जो बात कही है ये नहीं किया जा सकता। स्नेहक जो है सतहों के बीच एक पतली परत बनाते हैं जिससे वे सीधे संपर्क में नहीं आते और घर्षण फिर कम हो जाता है। तो घर्षण क्या है? घर्षण को पूरी तरह से समाप्त कर पाना संभव नहीं है, लेकिन स्नेहक इसे काफ़ी कम कर देते हैं। फिर आगे जो प्रश्न है ए, बी व सी किन चीज़ों में पाया जाता है और इनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर विटामिन ए, विटामिन में पाया जाएगा गाजर, पालक, दूध, है ना, गाजर, पालक और दूध में। तो कमी से क्या होगा? कमी से होगा रतौंधी रोग। फिर आगे जैसे कि विटामिन बी वो अनाज में पाए जाएंगे, दाल में पाए जाएंगे, मांस, और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है बेरी। फिर है विटामिन सी, खट्टे फल में पाए जाते हैं, आंवला, टमाटर, और इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। तो विटामिन शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। फिर आगे हमारा जो प्रश्न है तारामंडल क्या है, कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो 2 उदाहरण तो खैर आप लोग जैसा कि विकल्प में दिया था वहाँ से तो लिख ही लोगे, है ना। इस टाइप का यदि कहीं कुछ क्लू मिलता है तो आपके बोर्ड परीक्षा में, फिर भी ऐसा बहुत कम ही होता है। तारामंडल तारों का एक समूह जो पृथ्वी से देखने पर एक विशेष पैटर्न बनाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई चित्र बना हो, है ना, तो उसको बोलते हैं तारामंडल। तो कोई 2 उदाहरण में उर्सा मेजर और उर्सा माइनर या ओरायन आप लिख सकते हैं। फिर दूरदृष्टि दोष क्या है? दूरदृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, एक दृष्टि दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है दूरदृष्टि दोष, यानी दूर की चीज़ जो है दिखाई नहीं देती, ऐसा इसके नाम से प्रतीत होता है, लेकिन नहीं है।
दूरदृष्टि मतलब दूर की दृष्टि होती है, लेकिन फिर भी दोष है, यानी पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। और इसका निवारण क्या है? उत्तल लेंस का उपयोग करना, इससे ठीक किया जा सकता है। कैसे? उत्तल लेंस प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करता है। फिर आगे जो प्रश्न है, निम्नलिखित को समझाइए। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वह विक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं। और अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। यानी संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद, और अपघटन में एक अभिकारक टूट करके दो उत्पाद। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया के दो बुनियादी प्रकार हुए, है ना। फिर आगे हमारा जल विद्युत अपघटन कैसे उत्पन्न की जाती है। तो जल विद्युत अपघटन यानी विद्युत धारा को जल से गुजारा जाता है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विघटित हो जाते हैं, और यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर अगला जैसा कि प्रश्न है, प्रश्न 17, टिप्पणी लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह है जहां कोशिकीय श्वसन होता है, एटीपी उत्पादन होता है। और सेंट्रोसोम की बात किया जाए तो सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में शामिल होता है, और ये जंतु कोशिकाएं में पाया जाएगा। फिर आगे हम देखें केंद्रक, तो केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है जिसमें डीएनए होता है, और कोशिका की गतिविधियों का नियंत्रित यहीं से होता है नियंत्रण। फिर आगे है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, बड़ी बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती हैं। लेकिन जंतु कोशिका में ऐसा नहीं है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहेगा, क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित रहेगा, और जो रिक्तिका रहेगी वो अनुपस्थित रहेगा या छोटी रिक्तिका मौजूद रहेंगे। किन्हीं दो रोग पर टिप्पणी आपको लिखना है, हम तो बताएंगे तीनों को, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि एड्स रोग व बचाव। एड्स क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV के कारण होता है। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, भी का वायरस। तो ये क्या करता है? ये प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। तो कैसे बचा जा सकता है? बचा ये जा सकता है कि सुरक्षित यौन संबंध अपनाया जाए, संक्रमित सुइयों का उपयोग न करें, और रक्तदान में सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। फिर आगे जो है हमारा जो प्रश्न है, फाइलेरिया रोग। देखिए, फाइलेरिया ये कृमि परजीवी के कारण होता है, और ये जो है हमारे लसिका प्रणाली, लसिका जो सिस्टम है, लिम्फ सिस्टम को ये प्रभावित करता है। क्या है इसके बचाव? ये कारण होता है मच्छरों के काटने से। तो मच्छरों को नियंत्रित करना और फिर व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना है ना। पोलियो रोग का क्या है बचाव? पोलियो रोग मतलब पोलियो वायरस के कारण होगा, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसका बचाव यही है कि टीकाकरण अपनाया जाए, ओरल पोलियो वैक्सीन की टीका लगती है। ठीक है, फिर आगे हम देखें पेचिस व डायरिया में अंतर। पेचिस हाथों को संक्रमण करता है, खूनी दस्ता आता है, और पेट दर्द और बुखार होता है। पेचिस बहुत ही घातक है, जबकि डायरिया में ढीले और पानी जैसे मल बार बार आएंगे। इसमें पानी, शरीर में पानी का जो है वो होता है। फिर क्या होता है कि जो संक्रमण वह अन्य कारणों से हो सकता है। ठीक है, डायरिया तो दोनों पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं, लेकिन गंभीर पेचिस है ना। पेचिस अधिक गंभीर हो सकता है क्योंकि खूनी दस्त भी इसमें आ जाता है ना, तो खून की कमी हो जाती है। फिर आगे हम देखें, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन किसके लिए किया जाता है? शहद और मोम के लिए। तो मधुमक्खियों को पाला जाता है ना, जिसको अंग्रेजी में कहें तो एपी कल्चर भी बोलते हैं, एपी कल्चर। फिर आगे है मशरूम कल्चर। मशरूम कल्चर में खाद्य मशरूमों को उगाया जाता है जो प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों का एक अच्छा सोर्स है ना। फिर आगे हम देखें शीत भंडार गृह की बात करें तो फलों, सब्जी और अन्य जो खराब होने वाले जो सामान है उनको कम तापमान पर संग्रहित करने की सुविधा। क्यों? ताकि उन्हें लंबे समय तक ताज़ा रखा जा सके। फिर आगे है खेती के निम्न चरणों को विस्तार से समझाना है। कोई दो है, जैसा कि पहला है सिंचाई। सिंचाई फसलों को पानी देने की प्रक्रिया को कहते हैं।
जो उनकी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। और विभिन्न जो सिंचाई विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, है ना, ये हो गया। फिर आगे हम देखें खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो फसलों के साथ उगने वाले जो अवांछनित पौधे हैं, जिनको हम खरपतवार कहते हैं, उसको हटाने की प्रक्रिया को ही खरपतवार नियंत्रण कहा जाता है। तो खरपतवार अधिक पोषक तत्व या जल के लिए फसलों के साथ स्पर्धा करते हैं, मतलब प्रतिस्पर्धा होती है उनके बीच में। हम तो पोषक तत्व या जल जो है हमारे अनाज के लिए हम करते हैं, लेकिन ये जो है क्या कर लेते हैं, उसका शोषण कर लेते हैं, जिससे उपज जो है कम हो जाती है। फिर आगे हम देखें फसल चक्रण क्या है। फसल चक्रण यानी एक खेत में विभिन्न फसलों को बारी बारी से उगाना, ठीक है। यह मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने और कीटों और रोगों को नियंत्रित करने में मदद करता है। फिर आगे हमारा जैसा कि प्रश्न है, वायु किन गैसों का मिश्रण है। वायु जो है ये मुख्य रूप से हम देखें तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन 10.9%, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03 या 0.4% का मिश्रण है। और इसमें जल वाष्प, अन्य गैस भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपस्थित होती हैं। ऑक्सीजन गैस बनाने को सचित्र बनाना है तो सचित्र आप लोग बुक की सहायता से बना सकते हैं। अब इसमें यह है कि ऑक्सीजन बनाने की एक विधि है जिसमें विद्युत का अपघटन किया जाता है और जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। तो जल में 2 इलेक्ट्रोड जो है डूबे हुए रहते हैं और विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोड पर और हाइड्रोजन दूसरे इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होती रहती है। तो ये इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। फिर आगे हम देखें अम्ल वर्षा क्या है। अम्ल वर्षा यानी वायुमंडलीय प्रदूषक जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, ये अम्लीय घटक होते हैं, तो इनके कारण से अम्ल वर्षा होती है। पानी के साथ अभिक्रिया करती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ये पानी के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगी और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाती है। और ये दोनों ही क्या है, अम्ल हैं, प्रबल अम्ल हैं, है ना। तो यह सजीवों के लिए किस प्रकार से हानिकारक है, तो सजीवों के लिए यह हानिकारक है कि मिट्टी और जल निकायों को अम्लीय बना सकती है, जिसके कारण से जो पौधे हैं या जलीय जीव हैं उनको भारी नुकसान होता है। इमारतों और स्मारकों को नुकसान पहुंचा सकती है ना। और मनुष्य में श्वसन संबंधी समस्याएं भी पैदा कर सकती हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये मॉडल आंसर? ज़रूर ही अच्छा लगा होगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होना चाहिए मेरे हिसाब से। कैसा लगा आपको, ज़रूर आप कमेंट लिख करके हमें भेजें। हम मिलते हैं ऐसी एक मॉडल आंसर लेकर के। नमस्कार।